नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के अनिवार्य तौर पर कार्यान्वयन के लिए समय सीमा निर्धारित की। गृह मंत्रालय ने विदेशी नागरिकों के लिए आयुष वीजा नाम से वीजा की एक नई श्रेणी शुरू की। राजस्थान के 4 उत्पादों सहित 7 नए उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किए गए। इन स्पेस ने भारतीय उपग्रह मिशनों से भू पर्यवेक्षण डेटा का परामर्श पत्र जारी किया। वस्तु और सेवा कर परिषद ने एक बदलाव करते हुए ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर 28% की एक समान दर से जीएसटी लागू करने की घोषणा की। G20 सदस्य देशों ने भविष्य के शहरों के वित्त पोषण पर सिद्धांत समावेशी, लोचशील और संधारणीय का समर्थन किया। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के अनिवार्य तौर पर कार्यान्वयन के लिए समय सीमा निर्धारित की है। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस ये सुनिश्चित करता है कि उत्पादों का विनिर्माण और नियंत्रण निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुसार हो। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के लिए विस्तृत दिशा निर्देश तैयार किए हैं। भारत में गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस प्रणाली को पहली बार 1988 में औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम 1945 की अनुसूची M में शामिल किया गया था। हालांकि 2018 में जीएमपी को संशोधित करके WHO मानकों के अनुरूप बनाया गया था। अनुसूची M विनिर्माण केंद्र और उनके रखरखाव, कार्मिक, विनिर्माण, नियंत्रण एवं सुरक्षा परीक्षण, सामग्रियों का भंडारण और परिवहन, लिखित प्रक्रियाएं और रिकॉर्ड रखने, ट्रेसेबिलिटी आदि आवश्यकताओं को निर्धारित करती है। वर्तमान में देश में मौजूद 10,500 विनिर्माण इकाइयों में से केवल 2,000 इकाइयां ही WHO जीएमपी मानकों के अनुरूप पाई गई हैं। अब 250 करोड़ रुपए से अधिक वार्षिक टर्नओवर वाले दवा विनिर्माताओं को 6 माह के भीतर अनिवार्य रूप से जीएमपी मानकों को अपनाना होगा। वहीं 250 करोड़ रुपए से कम टर्नओवर वाली दवा कंपनियों को इसके लिए 1 साल का समय दिया जाएगा। जीएमपी प्रमाणीकरण का और भी काफी महत्व है। ये उत्पादों के अप्रत्याशित संदूषण, गलत लेबलिंग, बहुत कम या बहुत अधिक सक्रिय घटक का उपयोग आदि से जुड़े खतरों को कम करने में सहायक है। भारत निम्न और मध्यम आय वाले देशों की दवाओं का एक बड़ा निर्यातक है। निर्यात के लिए WHO जीएमपी प्रमाणीकरण की जरूरत होती है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत उत्पादों की खरीद WHO गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस प्रमाणित आपूर्तिकर्ताओं से ही की जाती है। और आइए बात करते हैं विदेश नीति के एक महत्वपूर्ण पहलू पर। गृह मंत्रालय ने विदेशी नागरिकों के लिए आयुष वीजा नाम से वीजा की एक नई श्रेणी शुरू की है। आयुष वीजा की शुरुआत भारत की हील इन इंडिया पहल के लिए रोड मैप का हिस्सा है। इस पहल का उद्देश्य भारत को मेडिकल वैल्यू ट्रेवल गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना है। आयुष आधारित हेल्थ केयर और वेलनेस अर्थव्यवस्था का आकार 2025 तक बढ़कर $70 बिलियन तक होने का अनुमान है। आयुष में आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी जैसी चिकित्सा पद्धतियां शामिल हैं। चिकित्सा पर्यटन या मेडिकल वैल्यू ट्रेवल से मतलब है विदेशी पर्यटकों का स्वयं को स्वस्थ रखने, स्वास्थ्य में सुधार करने या बीमारी से ठीक होकर स्वस्थ जीवन जीने के लिए चिकित्सा उद्देश्यों से भारत आना। इसको सामान्य तौर पर 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक है बीमारी ठीक करने के लिए चिकित्सा उपचार, दूसरा है कल्याण और कायाकल्प, तीसरा है वैकल्पिक चिकित्सा जैसे भारत में आयुष। मेडिकल वैल्यू ट्रेवल के विकास के लिए उत्तरदायी कई कारक हैं, जैसे कि अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से युक्त अस्पतालों का होना, वहनीय स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं, भारत में उत्कृष्ट नैदानिक उपकरण और प्रशिक्षित चिकित्सकों का उपलब्ध होना, इसके अलावा पारंपरिक उपचार की सुविधा होना और उपचार के लिए यहाँ पर लंबी प्रतीक्षा अवधि नहीं है। इस वजह से भी भारत को मेडिकल वैल्यू ट्रेवल गंतव्य के रूप में विकसित किया जा सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, यहाँ पर काफी चुनौतियां भी हैं। तो कहीं ना कहीं भारत को चिकित्सा पर्यटन की दिशा में आगे बढ़ने के लिए कोई एक नोडल संस्था बनानी होगी। इस क्षेत्र में भारत को मलेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर जैसे देशों से क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। बीमाकर्ता विदेशी चिकित्सा देखभाल को कवर नहीं करते हैं, साथ ही वे चिकित्सा की पारंपरिक प्रणालियों को भी शामिल नहीं करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय अस्पताल और स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता प्रत्ययन बोर्ड द्वारा मान्यता को लेकर जागरूकता की कमी है। वहीं मेडिकल वैल्यू ट्रेवल को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें भी शुरू की गई हैं, जैसे कि हील इन इंडिया पहल, नेशनल स्ट्रेटेजी एंड रोड मैप फॉर मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म, केंद्रीय क्षेत्र की योजना चैंपियन सर्विस सेक्टर स्कीम फॉर एमवीटी और नेशनल मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म बोर्ड।
इन स्पेस ने भारतीय उपग्रह मिशनों से भू पर्यवेक्षण डेटा पर परामर्श पत्र जारी किया है। भू पर्यवेक्षण का मतलब है भूमि, समुद्र और वायुमंडल की निगरानी के लिए रिमोट सेंसिंग प्रौद्योगिकियों का उपयोग। रिमोट सेंसिंग प्रौद्योगिकियों में उपग्रह, विमान, ड्रोन, जमीन पर स्थित सेंसर आदि शामिल हैं। भू पर्यवेक्षण डेटा का उपयोग पृथ्वी की जलवायु, महासागरीय परिसंचरण, कार्बन, ऊर्जा और जल चक्र, एल्बिडो, क्रायोस्फीयर आदि की व्यापक समझ प्रदान करता है। इसका राष्ट्रीय सुरक्षा में भी योगदान है। भू पर्यवेक्षण उपग्रह इमेजरी इंटेलिजेंस, फोटो सर्वेक्षण, सिंथेटिक अपर्चर रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है। ये कई सरकारी विभागों को मूल्यवान जानकारी प्रदान करता है। भू पर्यवेक्षण डेटा सूचित नीतिगत निर्णय लेने में मदद करता है। इनमें कृषि, जल संसाधन, शहरी योजना निर्माण, ग्रामीण विकास, खनिज पूर्वेक्षण, वानिकी, आपदा प्रबंधन जैसे विभाग शामिल हैं। भू पर्यवेक्षण की दिशा में भारत में कई पहलें आरंभ की गई हैं, जैसे कि इसरो ने इंडिया रिमोट सेंसिंग, रिसोर्स सेट, कार्टोसेट, ओशन सेट, रीसेट जैसे कई भू पर्यवेक्षण उपग्रह लॉन्च किए हैं। गैलेक्साई, पिक्सेल, ध्रुव स्पेस, कलीड ईओ जैसी कुछ गैर सरकारी निजी संस्थाओं ने अपने भू पर्यवेक्षण उपग्रह लॉन्च करने की योजना बनाई है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र अंतरिक्ष विभाग के अधीन एक सिंगल विंडो और स्वायत्त नोडल एजेंसी है। ये संस्था अंतरिक्ष उद्योग में निजी निवेश और नवाचार को प्रोत्साहित करती है। राजस्थान के 4 उत्पादों सहित 7 नए उत्पादों को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्रदान कर दिया गया है। राजस्थान में उदयपुर कोफ्तगारी धातु शिल्प ये सजावटी हथियार बनाने की एक प्राचीन कला है। इस कला में संपूर्ण डिजाइन मुख्य रूप से तार द्वारा तैयार किया जाता है। दूसरा है बीकानेर कशीदाकारी शिल्प। ये एक प्रकार की सिलाई कला है। इसके तहत सूत, रेशम या मखमल पर कांच लगाने का कार्य किया जाता है। मेघवाल समुदाय के बुनकर इस कला का निष्पादन करते हैं। इसके अलावा जोधपुर बंधेज शिल्प ये एक वस्त्र कला है। इसके तहत मलमल, रेशम और वॉइल कपड़ों को सूती धागे के जरिए बांधा जाता है और फिर उन पर रंगाई का काम किया जाता है। बीकानेर उस्ता कला शिल्प स्वर्ण नक्काशी कला है, जो केवल ऊंट की खाल, भित्ति चित्रों और धातु कला तक सीमित है। डापगर समुदाय इस कला में पारंगत है। प्राचीन काल में इस कला से महलों, मंदिरों आदि की दीवारों को सजाया जाता था। वहीं अगर हम गोवा की बात करें तो गोवा में मनकुराड आम को जीआई टैग दिया गया है। ये गोवा की मुख्य पारंपरिक फल फसल है। पुर्तगालियों ने इसका नाम मैल कोराडो रखा था, जिसका मतलब है खराब रंग का। इसमें कुल घुलनशील ठोस पदार्थों की अधिक मात्रा इसे मीठा बनाती है। और दूसरा है गोवा बेबिंका। इसे गोवा में क्वीन ऑफ डेजर्ट यानी कि मिठाइयों की रानी के रूप में भी जाना जाता है। ये एक तरह की पुडिंग है और एक पारंपरिक इंडो पुर्तगाली मिठाई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के जलेसर धातु शिल्प को भी जीआई टैग मिला है। इसमें ठठेरा समुदाय पर निर्मित सजावटी धातु शिल्प और पीतल के शिल्प शामिल हैं, जिसमें घुंघरू, घंटियां आदि शामिल हैं। जलेसर मगध राजा जरासंध की राजधानी थी। जीआई टैग चेन्नई में जीआई रजिस्ट्री द्वारा वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत जारी किया जाता है। पंजीकरण के बाद जीआई टैग 10 वर्ष की अवधि के लिए मिलता है। पंजीकरण अवधि को समय समय पर एक बार में आगे 10 वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है। ये टैग इसके धारकों को किसी तीसरे पक्ष के गैर मानकीकृत उत्पाद के लिए इस संकेतक का इस्तेमाल करने से रोकने में सक्षम बनाता है। और अगली खबर कराधान से संबंधित है। वस्तु एवं सेवा कर परिषद ने एक बदलाव करते हुए ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर 28% की एक समान दर से जीएसटी लागू करने की घोषणा की है। कर की दर के बारे में ये कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर 28% की दर से जीएसटी लगाया जाएगा। ये प्रवेश के दौरान भुगतान की गई प्रारंभिक राशि पर वसूला जाएगा, न कि लगाए गए प्रत्येक दांव के कुल मूल्य पर। ये कौशल और संयोग दोनों पर आधारित गेम को कवर करता है। ऑनलाइन गेमिंग को इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर उपलब्ध गेम के रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें ऑनलाइन मनी गेमिंग भी शामिल है। इसमें कौशल और संयोग दोनों से संबंधित गेम शामिल होते हैं। विदेशी ऑनलाइन गेमिंग फर्म्स पर कर, इसके संबंध में ये कहा गया है कि ऐसी फर्म्स को भारतीय गेमर्स को अपनी सेवाएं देने के लिए स्वयं को जीएसटी प्राधिकरण के तहत पंजीकृत करके कर का भुगतान करना होगा। इसे लागू करने के लिए एकीकृत जीएसटी अधिनियम 2017 में संशोधन किया जाएगा। इसके प्रवर्तन की बात करें तो केंद्रीय और राज्य कानूनों में आवश्यक संशोधनों के बाद ये नया कर 1 अक्टूबर से लागू किया जा सकता है। इससे संबंधित हालिया घटनाक्रम में वित्त मंत्रालय ने जीएसटी अधिनियम में एक संशोधन को अधिसूचित किया है। इसके तहत अपने उत्पादों को बेचने के लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करने वाले कुछ लघु व्यवसायों को अनिवार्य जीएसटी पंजीकरण से छूट प्रदान की जाएगी। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का उपयोग करने वाले लघु व्यवसायों को छूट दी गई है यदि वस्तुओं और सेवाओं के लिए उनका टर्नओवर 40 लाख रुपए और 20 लाख रुपए से कम हो तो। वे वस्तुओं की अंतर्राज्यीय आपूर्ति नहीं करते
सकते हो। इसके अलावा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के लिए लघु व्यवसायों को छूट तब दी जाएगी जब वे एक से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के माध्यम से वस्तुओं की आपूर्ति करते हों। G20 सदस्य देशों ने भविष्य के शहरों के वित्त पोषण पर सिद्धांत समावेशी, लोचशील और संधारणीय का समर्थन किया। ये स्वैच्छिक और गैर बाध्यकारी सिद्धांत हैं। इनका उद्देश्य समावेशी और संधारणीय शहरीकरण के लिए वित्तीय संसाधनों के कुशल उपयोग को बढ़ावा देना है। इन सिद्धांतों के मुख्य बिंदुओं की अगर हम बात करें तो इसमें शामिल है संधारणीय शहरीकरण की आवश्यकता। इसमें तेजी से बढ़ती शहरी आबादी और सीमित संसाधन होते हैं। वर्तमान में विश्व की 55% जनसंख्या शहरों में निवास करती है। 2050 तक ये आंकड़ा 68% हो जाएगा। सरकारों की क्षमता सीमित है। वहीं समावेशन और असमानता संबंधी चुनौतियों सहित अनियमित शहरी विस्तार की समस्या है। दूसरा सिद्धांत है संधारणीय शहरीकरण की मांग। वनीकरण जैसे प्रकृति आधारित समाधानों को अपनाना, शहरी बुनियादी ढांचे में जोखिम को कम करने और आपदा के विरुद्ध लचीलेपन में वृद्धि करने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। सार्वभौमिक रूप से सुलभ स्थान, किफायती आवासों के विकास और शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल तथा सांस्कृतिक सुविधाओं तक पहुंच में सुधार के माध्यम से स्थानिक समानता को सक्षम करना शामिल है। वहीं वित्त पोषण के सिद्धांत के तहत स्वयं के राजस्व स्रोत के माध्यम से राजस्व में वृद्धि की जाए। निजी निवेश के लिए बाजार आधारित समाधानों को अपनाना जैसे सार्वजनिक निजी भागीदारी आदि। इसके अलावा ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट जैसी पहलों के माध्यम से भूमि को वित्त पोषण के समाधान के रूप में उपयोग करना शामिल है। बहुपक्षीय विकास बैंकों से सहायता प्राप्त करने के लिए शहर की ऋण पात्रता में वृद्धि करना, नीतिगत विकास में करों की मात्रा के कवरेज और डेटा संचालित अंतर्दृष्टि बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकीय उपायों को अपनाना शामिल है। उदाहरण के लिए GIS 3 और SCAD A4 को। और अगला सिद्धांत है नगरीय प्रशासन की क्षमता का निर्माण, जिसके तहत शहरों के बीच आदान प्रदान तथा बहुपक्षीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बेहतर बनाना शामिल है और शहरी बुनियादी ढांचे का डिजिटल रूपांतरण। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। G20 एम्पावर टेक इक्विटी प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म को महिलाओं के आर्थिक प्रतिनिधित्व के सशक्तिकरण और प्रगतिकरण के लिए G20 गठबंधन ने लॉन्च किया है। इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य लैंगिक डिजिटल डिवाइड को खत्म करना है। ये वित्तीय साक्षरता सहित डिजिटल कौशल विकास के लिए महिलाओं को स्व शिक्षण पाठ्यक्रम मॉड्यूल प्रदान करेगा। ये प्लेटफॉर्म G20 देशों की महिलाओं और लड़कियों के लिए उपलब्ध है। ये 120 से अधिक भाषाओं में उपलब्ध होगा और डिसलेक्सिया, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर यानी ADHD वाले लोगों के लिए भी उपलब्ध होगा। इसके अलावा ये वर्णांध लोगों के भी अनुकूल है। विवाद से विश्वास 2। इसे वित्त मंत्रालय ने आरंभ किया है। ये सरकारों या सरकारी उपक्रमों के साथ लंबित अनुबंध संबंधी विवादों के लिए एक बारगी समाधान योजना है। वहीं प्रयोज्यता की दृष्टि से देखें तो इसमें न्यायालय का निर्णय और माध्यस्थतम आदेश शामिल है। प्रस्तावित निपटान राशि की अगर हम बात करें तो न्यायालय द्वारा निर्णीत निवल राशि का 85% तक और माध्यस्थतम द्वारा निर्णीत निवल राशि का 65% तक इसके तहत दिया जाएगा। इसका कार्यान्वयन सरकारी ई मार्केट प्लेस के माध्यम से होगा। केंद्रीय बजट 2020-21 में VSV यानी विवाद से विश्वास योजना की घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य प्रत्यक्ष कर भुगतान में मुकदमेबाजी को कम करना था। VSV फर्स्ट को कोविड-19 अवधि के दौरान MSMEs को राहत प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया था। अगला टॉपिक है पी नोट्स यानी पार्टिसिपेटरी नोट्स। इस साल जून महीने के अंत तक देश में पी नोट्स के माध्यम से किया गया निवेश 1.13 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच गया है। ये लगातार 5 वर्षों में उच्चतम स्तर पर है। पी नोट्स ऑफशोर डेरिवेटिव साधन है। इसमें अंतर्निहित परिसंपत्ति के रूप में भारतीय शेयर होते हैं। पी नोट्स वित्तीय साधन है। इन्हें पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक यानी FII एक विदेशी निवेशक को जारी करता है। इनकी सहायता से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के तहत पंजीकृत हुए बिना भारतीय शेयर बाजार में निवेश किया जा सकता है। पी नोट्स के तहत निवेशक की जानकारी प्रकट करने की अनिवार्यता नहीं होती। इसकी यही विशेषता इसे उन संस्थाओं के लिए आकर्षक बनाती है जो पी नोट्स का इस्तेमाल करके फंड की राउंड ट्रिपिंग की कोशिश करते हैं। सहकार 22। इसकी शुरुआत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC ने 2017-18 में की थी। इसका उद्देश्य सहकारी समितियों के माध्यम से 2022 तक ग्रामीण और कृषि समृद्धि हासिल करना था। NCDC सहकारिता मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सांविधिक निकाय है। इसमें शामिल है फोकस 222। इसमें 222 जिले जिसमें 117 आकांक्षी जिले भी शामिल हैं। इनमें सहकारी समितियों के लिए NCDC की केंद्रित सहायता होगी। इसके अलावा PACS हब की अगर हम बात
करें तो प्राथमिक कृषि साख समितियों और अन्य सहकारी समितियों का किसान संसाधन केंद्र के रूप में बदलना, साथ ही AENEC यानी एक्ट ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट कोऑपरेटिव CEMTC सहकारी समितियों के माध्यम से विपणन के लिए उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना, सहकार प्रज्ञा लक्ष्मण राव इनामदार राष्ट्रीय सहकारी अनुसंधान विकास अकादमी के माध्यम से क्षमता विकास। और आइए अब बात करते हैं अगली खबर की। भारतीय उपमहाद्वीप पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की 2020 की रिपोर्ट के निष्कर्षों के मुताबिक वर्ष 1901 से 2018 के दौरान भारत के औसत तापमान में लगभग 0.7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। वर्ष 1950 से 2015 के दौरान दैनिक वर्षण की चरम आवृत्ति में लगभग 75% की वृद्धि हुई है। वर्ष 1993 से 2017 के दौरान उत्तरी हिंद महासागर में समुद्री जल स्तर में प्रतिवर्ष 3.3 मिलीमीटर की दर से वृद्धि हुई है। वर्ष 1998 से 2018 के मॉनसून के बाद के मौसम के दौरान अरब सागर के ऊपर गंभीर चक्रवाती तूफानों की आवृत्ति बढ़ गई थी। अगला टॉपिक है ज़र्थ यानी JTF ऑगमेंटेड रियलिटी ट्रांजिट हंटर। ज़र्थ एक ऐप है। ये स्मार्टफोन वाले किसी भी व्यक्ति को खगोलीय ट्रांजिट की खोज करने की सुविधा देता है। ये सुविधा संयुक्त राज्य अमेरिका में एक सार्वजनिक निजी भागीदारी संस्था ज़्विकी ट्रांजिट फैसिलिटी यानी ZTF के डेटा का उपयोग करके प्राप्त की जा सकती है। ट्रांजिट खगोलीय घटनाएं होती हैं। ये तीव्र प्रकाशवान और अल्पकालिक परिघटनाएं होती हैं। ये लुप्त होने से पहले कुछ देर के लिए आकाश में रोशनी फैला देती हैं। ये ट्रांजिट अलग अलग खगोल भौतिकी स्रोतों के कारण हो सकते हैं, जैसे कि सुपरनोवा यानी कि तारे के अंत के समय होने वाला विस्फोट, फ्लेयरिंग स्टार्स जो कि चमक में अलग अलग होते हैं। इसके अलावा एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्ली, आकाश गंगाओं के केंद्र में स्थित अत्यधिक चमकदार छोटे क्षेत्र। अगला टॉपिक है अतिचालक यानी सुपर कंडक्टर। दक्षिण कोरियाई शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि उन्होंने एक ऐसी सामग्री LK99 बनाई है जो कमरे के तापमान पर सुपर कंडक्टर के रूप में कार्य कर सकती है। सुपर कंडक्टर्स ऐसे पदार्थ होते हैं जो क्रांतिक ताप से नीचे ठंडा होने पर बिना किसी ऊर्जा हानि के विद्युत धाराओं को प्रवाहित कर सकते हैं। ये पदार्थ सुपर कंडक्टिंग अवस्था में जाने पर अपने अंदर चुंबकीय क्षेत्र को शून्य कर देते हैं। इसे मेसनर प्रभाव कहा जाता है। सुपर कंडक्टर पदार्थ को सामान्य तौर पर 0 से 195 डिग्री सेल्सियस नीचे जैसे अत्यधिक निम्न तापमान की आवश्यकता होती है। साथ ही इन्हें कार्य करने के लिए बहुत अधिक दाबपूर्ण स्थितियों की जरूरत होती है। इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पादन और पारेषण, चिकित्सकीय निदान और इलेक्ट्रोमैग्नेट सुपरफास्ट मैग्लेव ट्रेन आदि में किया जाता है। फिंगर मिन्यूशिया रिकॉर्ड फिंगर इमेज रिकॉर्ड पद्धति यानी FMR FIR। FMR FIR एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर मशीन लर्निंग आधारित उपकरण है। ये फिंगरप्रिंट की वास्तविकता की जांच करने और क्लोन किए गए फिंगरप्रिंट के उपयोग का पता लगाने के लिए उंगली के सूक्ष्म विवरण तथा उंगली के चित्र दोनों के संयोजन का उपयोग करता है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली में धोखाधड़ी को रोकने के लिए FMR FIR का उपयोग शुरू किया है। AEPS धोखाधड़ी और आधार प्रमाणीकरण के दौरान नकली फिंगरप्रिंट का उपयोग करके की जाती है। यूनेस्को की खतरे में विश्व धरोहर सूची। यूनेस्को ने बड़े पैमाने पर पर्यटन, विकास परियोजनाओं और जलवायु परिवर्तन के कारण खतरे में पड़े इतालवी शहर वेनिस को WHD की सूची में जोड़ने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। यूक्रेन के कीव और माली के टिम्बकटू को भी इस सूची में रखने का प्रस्ताव किया गया है। वर्ष 1972 के विश्व धरोहर अभिसमय के तहत किसी भी विश्व धरोहर परिसंपत्ति को WHD यानी खतरे में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि WHD सूची में शामिल शहरों के समक्ष कोई विशिष्ट एवं प्रमाणित आसन्न खतरा या संकटपूर्ण स्थिति होती है तो इनकी अंतर्निहित विशेषताओं पर हानिकारक प्रभाव डाल सकती है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।